मैं अपने उन भाषणों में बार बार यह कहता था कि 35A और 370 हटा करके जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों और जम्मू कश्मीर पे कोई एहसान नहीं करने वाला कोई भी सरकार हटाए। अगर आपको दिल्ली सुरक्षित रखनी है तो जम्मू का जो गेट है जहां से ग़ज़वा-ए हिंद आना है उसे रोकना पड़ेगा। यह दिल्ली सुरक्षित नहीं रहेगी। और इसका मैं कारण देता हूं आपको। इस देश में 5000 से ज्यादा पिछले 40 साल में कोयंबटूर हो, विश्वनाथ मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो, दिल्ली हो, 5000 से ज्यादा हमले इस देश में जो आतंकी हमले हुए, जो बम धमाके हुए, वो इसी रास्ते से आए थे। ये बात अलग है कि एक रैली में पटना में कुछ लोगों ने धमाके किए थे, उस पर तो फर्क पड़ा नहीं। लिहाजा वो गेट था। अगर आप इसको सेकुलरिज्म के लबादे में देखेंगे तो सही बात नहीं पहुंच पाएगी आप तक। तो जम्मू कश्मीर में इन धाराओं को हटाना और भारत सरकार की माइट को स्थापित कर देना, और वो पुलिस जिसमें जिहादी भर्ती होते थे अब्दुल्ला की रिकमेंडेशन पे और मुफ्ती की रिकमेंडेशन पे, उसको समाप्त कर दिया है। अब जो पैसा जाएगा उसका हिसाब होगा, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन लॉ भी लागू हो गया है। लिहाजा मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपके आदमी को मीठा खाना खाने के बाद कड़वी बात को प्यार से कहने का बड़ा अच्छा अंदाज है उसका। सबका साथ, उसमें एक और जोड़ दिया उन्होंने, सबका विश्वास। कुछ लोग डर गए हैं, अब हमें विश्वास नहीं चाहिए। भाई साहब बहुत मिल गया हमें। नहीं और लो विश्वास, 70 साल में लिया, अब हमारा भी विश्वास लो। उन्होंने क्या किया कि जिस सरदार पटेल को एक विजनरी प्रधानमंत्री ने कहा कि आप पूरे देश का एकीकरण करें, लेकिन इसका मैं करूंगा। अब वो उस समय जिन हालातों में थे वो बेचारे कुछ नहीं कर पाए। लेकिन एक घटना बताऊंगा मैं आपको, एक किताब का रेफरेंस देके, तब आपको पता चलेगा कि उस वक्त भी उस आदमी ने कितनी चतुराई के साथ, कितनी सफाई के साथ, कितनी डेलिकेसी के साथ एक बड़ा काम किया जो इतिहास में बताया नहीं गया। लेकिन इस शख्स ने क्या कहा कि जिस सरदार पटेल को जम्मू कश्मीर से अलग रख करके जम्मू कश्मीर को विजनरी प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में लिया था, उसका रूप आपने देखा। लेकिन कहा गया कि यूनियन टेरिटरी घोषित होने के बाद हमारे यहां बहुत सारे लोगों को ट्यूबलाइट की तरह देर में समझ में आता है, थोड़ी देर में जलती है ट्यूबलाइट। उसने कहा 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में पहला उपराज्यपाल अपॉइंट होगा। अब लोग बोले उस दिन तो इंदिरा गांधी मरी थी। मैंने कहा नहीं, उस दिन सरदार पटेल भी पैदा हुए थे। तो उनकी तकलीफ जीवन भर बढ़ाने के लिए कि जब जब यह आएगा कि जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित राज्य के दर्जा मिलने के बाद उपराज्यपाल किस दिन हुआ था, तो जम्मू कश्मीर के हर बच्चे को सरदार पटेल का नाम याद रहेगा। जिन्हें आप इतिहास में बुलाना चाहते हैं उन्हें आप इतिहास में ऐसे भी जिंदा रख सकते हैं। लिहाजा एक अपील के साथ अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। पूरे देश में मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मेरी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, मैं अपनी बात कहने के अलावा किसी से कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन एक मेरी विनती है आप सबसे, जो मैं बॉम्बे में भी कल बोल के आया हूं। पूरी दुनिया में भारत का प्रधानमंत्री अपने आर्टिकुलेशन से, अपने उस पूरे सियासी ज्ञान से कब कहां कौन सी बात किस तरीके से कहनी है,
कि वो अपनी बात भी कह जाए और लोगों को समझ में भी ना आए और बात भी बन जाए। यह पहली बार हुआ है कि दुनिया की सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्रपति के सामने जो लोग नतमस्तक होते थे, वो राष्ट्रपति कह रहा है भैया आ जाओ और मुझे चुनाव जिता जाओ। तो जो आपका मटेरियल वेस्ट पड़ा था, गुजराती इतने समझदार हैं कि उसे भी बेच दिया उसने। और वहां क्या हुआ? वहां यह हुआ कि जो इस देश की व्यवस्था है, सत्ता तो बदली है आपने, लेकिन व्यवस्था में अभी बड़े गहरे गहरे गद्दार बैठे हुए हैं। अभी आसानी से लड़ाई समाप्त नहीं हुई है, अभी लड़ाई शुरू हुई है। जो बात वो उसके मन में थी, वो मन की बात ट्रंप से कहलवाई, और ट्रंप ने पूरे गाजे बाजे के साथ कहा, और मैंने सुना है कि उसमें मेजॉरिटी गुजरातियों की थी। तो जब उसने ये कहा ट्रंप ने कि हम दोनों मिलकर रेडिकल इस्लाम के खिलाफ लड़ेंगे, तो जो कह नहीं सकता था वो खड़े होकर ताली बजा रहा था, और जिनके मन की बात कही उन्होंने 5 मिनट तक तालियां बजाई, बता दिया कि भारत क्या चाहता है। लेकिन 35A और 370 के बारे में इनडायरेक्टली पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया। और मैसेज ही नहीं दिया, कहते हैं कि जब आपकी अकल जो है वो टखनों में चली जाए और सोचने की आपकी क्षमता जो है वो वैसी ना हो जैसे चाणक्य की थी। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है? जो तीसरा डायमेंशन है वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर मुद्दा था, वो मुद्दा समाप्त हो गया है। पाकिस्तान की समस्या ये नहीं है 35 पे हट गई है, उनकी समस्या ये है कि दुकान कैसे चलेगी। अब जिस पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया था, वो इस्लाम उस मुल्क को इतने साल एक साथ नहीं रखा, और 1971 में इस्लाम के बावजूद भी मुल्क 2 हिस्सों में बंट गया। आज वही पाकिस्तान की आर्मी, उसकी मजबूरी है कश्मीर को जिंदा रखना। अब कश्मीर पे बातचीत खत्म हो गई, और आपके नेताओं के सुर देखिए जरा, माशाल्लाह। इसलिए मैंने कहा एक सही हो जाएगा तो बाकी बहुत सही हो जाएंगे। हमारे समाज में जो जिम्मेदारी प्रोफेशनल लोगों की है, डॉक्टर्स की है, इंजीनियर्स की है, जर्नलिस्टों की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों की है, ये जो राष्ट्रवाद है, इसको अब तक इस देश में माना जाता था कुछ ये बेरोजगार बेवकूफ लोगों का एजेंडा होता है। ये कोई कंजर्वेटिव टाइप के मूर्ख लोग हैं जो पढ़ते लिखते नहीं हैं, यही राष्ट्रवाद चिल्लाते रहते हैं, यह कहा जाता था। और एक क्लास जो थी उस पर बात ही नहीं करती थी। उनको हमेशा लगता था नहीं नहीं ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, और ये अच्छा करते करते आप अच्छे नहीं रहे। आज उस क्लास की जिम्मेदारी ज्यादा है। आप डॉक्टर हैं, अल्लाह आपको और तरक्की दे, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपका 10 मरीज ज्यादा आने लगे, ये तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन आपकी भूमिका है। आप 8 घंटे 10 घंटे प्रैक्टिस करें, इस देश में जो बीमार हैं उनको ठीक करें, लेकिन जो मरीज आपके पास आता है वो भी आपको आधा भगवान मानता है। जितनी देर में पट्टी करें, जितनी देर में इंजेक्शन लगाएं, कुछ उसके दिमाग के को भी ठीक कर दें। बात कहते रहें अपनी, पूछते रहें अपनी, और हो सकता है कि उसके दिमाग में कोई गलत बात फंसी हो, आप ठीक कर सकते हैं। वो आपके पास से जाए तो न सिर्फ फिजिकली ठीक हो, मेंटली भी ठीक हो जाए। ये छोटी छोटी कोशिश की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि कोई बहुत बड़ा एजेंडा में बनाऊं और आपको लगे कि कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। हमारे पूर्वजों की गलती और सत्ता की लालसा में नेताओं ने इस देश में सबसे ज्यादा इस सनातन समाज को बांट डाला है।